हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सेफेलोस्पोरेंस जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंडर आता है। और आज एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। तो पहले देख लेते हैं कि सेफेलोस्पोरेंस होते क्या हैं। सेफेलोस्पोरेंस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये सेमी सिंथेटिक ड्रग्स रहते हैं और ये एक डोमिनेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बोथ इन मैन एंड इन एनिमल। तो ये याद रखना है कि ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी दोनों में सेफेलोस्पोरेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज दे आर द क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अभी हमने बात करी कि एक सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट इज दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। नेक्स्ट इज दे आर close relative to penicillins with similar structure and mode of action। तो जो सेफेलोस्पोरेंस है, अभी हम देखेंगे कि जो पेनिसिलिन्स का स्ट्रक्चर है और सेफेलोस्पोरेंस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिलेटेड रहता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका मोड ऑफ एक्शन भी तकरीबन सेम ही होता है। नाउ सेफेलोस्पोरेंस उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। चलिए अब जल्दी से सेफेलोस्पोरेंस की हिस्ट्री देख लेते हैं। अब जो सेफेलोस्पोरेंस है वो पहली बार डिस्कवर किए गए थे इन 1945 बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रॉडसू। तो ये आपने याद रखना है, दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन। फिर उसके बाद दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम एंड इट्स मेन प्रोडक्ट वाज सेफेलोस्पोरिन सी विच वाज आइडेंटिफाइड इन 1961। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। अब नेक्स्ट है सेफेलोस्पोरेंस का स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके बेसिक रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो एक बायसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज द फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर जिसमें एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है और डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग प्रेजेंट होती है। नाउ दिस इज द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज सीफम। और अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा दें तो ये जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है इसका नाम हो जाएगा सीफेम। सो वी हैव टू रिमेंबर कि जो सेफेलोस्पोरेंस है उसके बेसिक रिंग स्ट्रक्चर में एक बायसाइक्लिक फ्यूज्ड लैक्टम स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेफेलोस्पोरेंस। अब सेफेलोस्पोरेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर ये है और साथ में अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड O R ग्रुप लगा दे, दैट इज एसाइल अमीनो ग्रुप, देन दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन्स, जो पेनिसिलिन्स का स्ट्रक्चर है वो भी तकरीबन सिमिलर रहता है एज दैट ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। अगेन इट कंसिस्ट ऑफ अ बीटा लैक्टम रिंग, दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। और यहाँ पर थायाजोलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है विच इज़ 5 मेंबर्ड रिंग। सो द बेसिक डिफरेंस हेयर इज दैट कि यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, दिस इज़ 5 मेंबर्ड रिंग एंड द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं इस पोजिशन पे एंड ओवर हेयर NHC डबल बॉन्ड O are same as that of cephalosporins. These are cephalosporins and this is the structure of penicillin. तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेफेलोस्पोरेंस दे कंटेन डाईहाइड्रोमेटाथायाजीन रिंग या फिर आप इसे कह सकते हैं डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग, दिस रिंग विच इज़ फ्यूज्ड विद द बीटा लैक्टम रिंग, वेयरएज पेनिसिलिन इट कंटेन्स दिस टेट्राहाइड्रोथायाजोल रिंग या फिर इसको आप थायाजोलिडिन रिंग भी कह सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेफेलोस्पोरेंस एंड पेनिसिलिन्स एंड द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अब देख लेते हैं सेफेलोस्पोरेंस का सार, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी हमने स्ट्रक्चर की बात करी, दिस वाज द स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन अर्लियर कि जो सेफेलोस्पोरेंस है उसमें एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है और डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज R1, दिस इज R2, दैट इज हम यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं एंड दिस इज एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं ऑफ सेफेलोस्पोरेंस, I'll just start it over from here. This is 1, this is 2, this is the 3rd position, this one is 4th position, here comes the 5th, this is the 6th and this will be the 7th and this one will be the 8th.
दिस इज़ द नंबरिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। तो यहाँ पर देखिए जो R1 ग्रुप है ये C3 पोजीशन पे प्रेजेंट है और दिस R2 ग्रुप, दिस होल एसाइल अमीनो ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट C7 पोजीशन। तो बेसिकली जो चेंजेस रहेंगे वो C3 और C7 पोजीशन पे रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दिस इज़ द फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं सेफेलोस्पोरेंस का सार, पर पहले हमें पता होना चाहिए कि सेफेलोस्पोरेंस का न्यूक्लियस का क्या नाम है। सेफेलोस्पोरेंस के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं 7ACA, दैट इज 7 अमीनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड्स। सो दिस होल फ्रॉम नाइट्रोजन एंड दिस होल दिस विल बिकम द न्यूक्लियस, दिस वन, दिस fused bicyclic ring along with this nitrogen, this 7 amino, क्योंकि 7 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, so 7 amino cephalosporinic acid, this becomes the nucleus of the cephalosporins. Now over here C3 and C7 position substitution can vary। अभी हमने बात करी कि R1 and R2 C3 और C7 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूशन वेरी कर सकती है। और जनरली जो C3 ये वाला जो पोजीशन है, अगर C3 की हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये इफेक्ट करता है इसकी फार्माकोलॉजी को, और C7 की अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये इफेक्ट करता है इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को। तो यहाँ पर अगर हम सार की बात करें तो पहले आप बता सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बीटा लैक्टम रिंग, इट कंसिस्ट ऑफ डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग, एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2 सब्सटीट्यूशंस होती है एट C3 एंड C7 एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एंड जो C3 सब्सटीट्यूशन है वो फार्माकोलॉजी को अफेक्ट करती है और C7 सब्सटीट्यूशन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। चलिए अब नेक्स्ट वन बाय वन पोजीशन वाइज देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट करती है। तो अगर हम पोजीशन 1 की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर हम सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा देते हैं देन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीजेज। नाउ नेक्स्ट ओवर हियर इज कि अगर हम सल्फर को CH3 से रिप्लेस कर देते हैं देन केमिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन लग जाएगा तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और अगर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो केमिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब पोजीशन 2, अगर हम पोजीशन 2 की बात करें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए अगर हमें सेफेलोस्पोरेंस की अच्छी एक्टिविटी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज पोजीशन 4। नाउ ओवर हियर आई टॉक लेटर अबाउट दिस पोजीशन 3 और पोजीशन 7, पहले बाकी पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ ओवर हियर पोजीशन 4 में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOR से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, इट एनहांसेस द बायो अवेलेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ प्रोड्रग। तो क्या होगा कि जो सेफेलोस्पोरेंस है वो प्रोड्रग बना देंगे, मेकिंग इट ओरली एक्टिव। सो दिस इज द वेरिएशन विच कैन टेक प्लेस इन पोजीशन 4 कि हम COOH ग्रुप को COOR ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर पोजीशन 5 को चेंज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंज करेंगे तो सेफेलोस्पोरेंस की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो दिस नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। नाउ कम्स पोजीशन 6। पोजीशन 6 में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होनी चाहिए फॉर सेफेलोस्पोरेंस टू एक्ट। नाउ लेट अस सी पोजीशन 8। अब यहाँ पर पोजीशन 7 हमने छोड़ दी, पोजीशन 8 में यहाँ पर कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस स्टडी पोजीशन 3 एंड पोजीशन 7। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन C3 एंड C4, अगर हम इसको सैचुरेट कर दें, मीन्स अगर बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C4 इज सैचुरेटेड देन व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। सो अगर हम डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देंगे देन द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोजीशन 3। अब पोजीशन 3 जो है उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इन्फ्लुएंस करता है फार्मोकाइनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर कहीं भी एग्जाम में सार आता है तो आपको ये याद रखना है कि जो C3 है वो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन एट C3 रिड्यूसेस द डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरेंस। तो अगर हम C3 पोजीशन पर यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो सेफेलोस्पोरेंस की डिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाती है। नाउ इफ़ R1, हेयर दिस इज R1, अगर R1 एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप रहेगा दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O
O and CH2. दिस इज एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप. तो ये इन्फ्लुएंस करेगा इसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को. सो ईजी, जैसे हमने पहले यहाँ कहा था वही सेम चीज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है. नाउ इफ R1 इज मिथाइल और क्लोरो ग्रुप, अगर Cl ग्रुप लगा होगा या फिर CH3 ग्रुप लगा होगा, देन द कंपाउंड विल बिकम ओरली एक्टिव. नाउ नेक्स्ट वन इज इफ R1 इज एरोमेटिक थायोल्स, अगर एरोमेटिक थायोल्स होंगे या फिर कोई 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स लगी होंगी यहाँ पर R1 में, तो इसकी एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी. तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है अगर हम C3 पोजिशन पर मॉडिफिकेशंस करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी द पोजिशन 7. सो ओवर हियर न्यू एसाइल ग्रुप्स डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर यहाँ पर कोई भी नए एसाइल ग्रुप्स जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड रहते हैं, अगर वो लग जाते हैं C7 पोजीशन पर, तो इट विल इंक्रीज द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ दी सेफेलोस्पोरेंस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर एरोमेटिक रिंग सब्सटेंस है, जैसे कि अगर फिनाइल ग्रुप लग जाता है यहाँ पर, तो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट वन इज अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लग जाती है, जैसे कि थायोफीन या फिर टेट्राजोल वगैरह लग जाता है, तो इट विल इंप्रूव दी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेफेलोस्पोरेंस. तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर पोजीशन 7 पे थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करेंगे तो कैसे कैसे स्पेक्ट्रम, कैसे उसकी एक्टिविटी या फिर कैसे उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस होता है. नेक्स्ट इज अगर अमीनो थायाजोल ग्रुप लगता है, तो ये याद रखना है कि अगर एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप लग जाता है विद सिन ऑक्सी अमीनो ग्रुप, देन ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इंक्रीजेस. तो अगर एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप लगेगा तो सेफेलोस्पोरेंस की ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बिकम रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टामेसेस. बीटा लैक्टामेसेस हमें पता है कि वो एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बीटा लैक्टम रिंग, जिससे कि इसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी. ये बीटा लैक्टामेसेस बैक्टीरिया अपने डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर अगर हम अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा लगा देते हैं एट C7 पोजीशन, देन सेफेलोस्पोरेंस विल बिकम रेजिस्टेंस टू दीज बीटा लैक्टामेसेस व्हिच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. नाउ नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद OR ग्रुप. अगर हम OR ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, देन एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी विल इंक्रीज. सो रिमेंबर दिस कि अगर हम OR ग्रुप लगा देते हैं देन एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सार ऑफ द सेफेलोस्पोरेंस. नाउ लेट अस सी द मोड ऑफ एक्शन. मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ पेनिसिलिन्स. तो पेनिसिलिन्स बैक्टीरिसाइडल इन एक्शन होते हैं और ये सेल वॉल पर एक्ट करते हैं. सो दे इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. जैसे कि पेनिसिलिन्स सेल वॉल की सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, वैसे ही सेफेलोस्पोरेंस भी इंटरफेयर करेंगे. अब क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट्स. ठीक है, अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट्स हैं ये आपस में क्रॉस लिंक्ड रहती है. तो जो सेफेलोस्पोरेंस हैं या फिर पेनिसिलिन्स हैं वो क्या करते हैं, इस क्रॉस लिंकेजेस को बनने ही नहीं देते, जिसके वजह से बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉयड. सो वी कैन से दैट दे आर बैक्टीरिसाइडल इन एक्शन. दैट मीन्स दे किल द बैक्टीरिया और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया. और ये कैसे करते हैं, द बीटा लैक्टम रिंग बाइंड्स टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल कॉम्पोनेंट. तो अभी हमने बात करी जो बैक्टीरियल सेल वॉल कॉम्पोनेंट है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, और वो क्रॉस लिंक करते हैं आपस में ताकि सेल वॉल की इंटीग्रिटी बनी रहे. तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि नेसेसरी होते हैं इस क्रॉस लिंकेजेस के लिए, उस पर ये बाइंड कर जाते हैं, जिसके वजह से फर्दर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती. सो दैट इज वाई दे बिकम बैक्टीरिसाइडल इन एक्शन. एंड द लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस इज दैट कि जो सेफेलोस्पोरेंस हैं दे आर लेस ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टामेसेस एज कंपेयर टू दी पेनिसिलिन्स. तो पेनिसिलिन्स के मुकाबले ये थोड़े कम ससेप्टेबल रहते हैं टू बीटा लैक्टामेसेस जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है. चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी. दिस इज जनरेशन वाइज, दैट इज़ दी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. अब इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे क्यों करी गई है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती गई वैसे वैसे इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी और ब्रॉड होती गई. दैट मीन्स दे बिकेम मोर एक्टिव टुवर्ड्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नाउ लेट अस सी दीज जनरेशंस वन बाय वन. तो पहला है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस. जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस हैं ये हाईली एक्टिव रहते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इतने एक्टिव नहीं होते, बट दे आर हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट इज स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई. नाउ नेक्स्ट इज दे हैव द लोएस्ट एक्टिविटी
अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये अभी हमने बात करी. एंड इट्स रूट, कैसे हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बोथ ओरली एज वेल एज पेरेंटरली. एंड लेट अस सी द एग्जांपल्स. इसके दो एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं, दैट इज सीफालेक्सिन एंड सीफाजोलिन. जो सीफालेक्सिन है इट इज़ गिवन ओरली, वेयरएज सीफाजोलिन इज गिवन पेरेंटरली. ये आईवी मोड से या फिर इंट्रामस्कुलर मोड से भी दिया जा सकता है. नाउ लेट अस सी generation 2. Now second generation cephalosporins are more active against gram negative bacteria. अभी gram positive bacteria के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और gram negative bacteria के अगेंस्ट ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा. एंड इट्स रूट इज़ बोथ ओरल एंड पेरेंट्रल, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में था. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, दैट इज सीफाक्लोर एंड दिस इज सीफाऑक्सिटिन. तो दिस सीफाक्लोर इट इज़ गिवन ओरली और सीफाऑक्सिटिन इज गिवन पेरेंट्रली. नाउ नेक्स्ट is the third generation cephalosporins. Now in this they are broad spectrum antibiotics. इसकी जो एक्टिविटी है ये और ज़्यादा वाइडर हो जाती है एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन. दे आर लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नाउ अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव थी, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव थी, और जो थर्ड जनरेशन है वो थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बन गई. इस जनरेशन का मेन फीचर ये है कि इट कैन क्रॉस वेरी इजीली दिस ब्लड ब्रेन बैरियर BBB. तो इसीलिए इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस. नाउ द रूट इज बोथ ओरल एज वेल एज पेरेंट्रल, और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट इज सिफिक्जीम एंड सीफाट्राइक्सोन. नाउ जो सिफिक्जीम है दैट इज गिवन ओरली, वेयर एज सीफाट्राइक्सोन इज गिवन पेरेंट्रली. नाउ लेट अस सी द फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. जो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है उनका सेम एक्शन रहता है एज दैट ऑफ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेसिस. तो ये याद रखना है कि इनकी जो रेजिस्टेंस पावर है टुवर्ड्स बीटा लैक्टमेसिस ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन्स. नेक्स्ट इज द रूट इज़ ओनली पेरेंट्रल. तो ये डिफरेंस है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कि जो थर्ड है वो ओरली और पेरेंट्रली दोनों दिया जाता है, वेयर इज फोर्थ जनरेशन इज गिवन ओनली पेरेंट्रली. इसका जो एग्जाम्पल है जो आप याद कर सकते हैं दैट इज सिफिपीम एंड सिफपेरोम. नाउ दिस सिफिपीम ये थोड़ी सी डिफरेंट रहती है दूसरी ड्रग्स के मुकाबले, क्योंकि इसकी एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक एक्स्ट्रा अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है विच रैपिडली अलाउज देम टू पेनिट्रेट थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करती है. सो रिमेंबर दिस, सिफिपीम हैज़ excellent activity against both gram positive as well as gram negative bacteria. अब जो अगला है that is the fifth generation cephalosporins. जो fifth generation cephalosporins हैं उनकी कवरेज बहुत अच्छी होती है against methicillin resistant staphylococcus aureus, that is MRSA. इसके शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं MRSA, और इसका जो रूट है that is parenteral again as that of fourth generation cephalosporins, और इसका जो एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं that is ceftaroline. So this is the fifth generation cephalosporins. So this was all about the classification of the cephalosporins. Now let us quickly see the uses of cephalosporins. तो cephalosporins अभी हमने बात करी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम करते हैं, और ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, निमोनिया, urinary tract infections, sepsis, bone infection, ear infection, skin infection, upper respiratory tract infection, and the list goes on. So these are some of the uses of the cephalosporins. So this was all about cephalosporins. If you have any doubt regarding the topic, you can ask in the comment section, and if you like the video, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.